लेकिन वह असली शासक नहीं था। वह उनके हाथों की कठपुतली बन चुका था। गद्दी पर मीर जाफर बैठा था, पर फैसलों की डोर उन विदेशियों के हाथ में थी। मीर जाफर उनके लिए सोने की ऐसी मुर्गी बन गया जिसे वे जब चाहें निचोड़ सकते थे। उन्होंने उससे धन, उपहार और राजनीतिक लाभ लगातार हासिल किए। बंगाल का खजाना धीरे धीरे खाली होने लगा। नवाब का सम्मान बचा हुआ था, लेकिन शक्ति उसके हाथ से निकल चुकी थी। जब मीर जाफर का खजाना खाली हो गया तो उन्होंने उसे भी बेकार समझना शुरू कर दिया। अब उन्हें एक नया चेहरा चाहिए था जो उनकी जरूरतें पूरी कर सके। इसीलिए उन्होंने मीर जाफर को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को गद्दी पर बैठा दिया। मीर कासिम मीर जाफर जैसा कमजोर मुखौटा नहीं था। वह योग्य शासक था और गुलामी की इस व्यवस्था से बाहर निकलना चाहता था। उसने अपनी राजधानी बदली, प्रशासन को मजबूत करने की कोशिश की और सेना को आधुनिक बनाना शुरू किया। उसे समझ आ चुका था कि जब तक आर्थिक और सैन्य शक्ति अपने हाथ में नहीं होगी तब तक नवाब सिर्फ नाम का रहेगा। लेकिन यह स्वतंत्रता की कोशिश उस व्यापारिक दल को मंजूर नहीं थी। वे चाहते थे कि बंगाल का शासक उनके आदेश पर चले। जब मीर कासिम ने उनके व्यापारिक विशेषाधिकारों और अन्यायपूर्ण व्यवहार को चुनौती दी तो टकराव बढ़ गया। अंत में मीर कासिम ने उनके खिलाफ युद्ध का रास्ता चुन लिया। मीर कासिम ने अकेले लड़ने के बजाय एक ऐतिहासिक गठबंधन बनाया। उसने अवध के नवाब को अपने साथ मिलाया। साथ ही मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को भी इस संघर्ष में शामिल किया। यह केवल बंगाल की लड़ाई नहीं रही, अब यह भारतीय शक्तियों और विदेशी व्यापारिक सत्ता के बीच बड़ा मुकाबला बन चुकी थी। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के मैदान में दोनों पक्ष आमने सामने आए। यह प्लासी जैसी साजिशी लड़ाई नहीं थी, यह एक वास्तविक युद्ध था जहां भारतीय वीरता और विदेशी अनुशासन की टक्कर हो रही थी। मैदान में सेनाएं पूरी तैयारी के साथ उतरी थीं और इस युद्ध का परिणाम उत्तर भारत की राजनीति बदलने वाला था। भारतीय गठबंधन के पास संख्या और परंपरा की ताकत थी, लेकिन दूसरी ओर उनकी सेना अधिक अनुशासित थी। उनके पास आधुनिक हथियार, संगठित रणनीति और युद्ध का साफ सैन्य ढांचा था। बक्सर के युद्ध में भारतीय गठबंधन को बुरी तरह पराजित होना पड़ा। इस जीत ने एक खतरनाक संदेश दिया। अब भारत में उस दल का मुकाबला करने वाली कोई बड़ी संगठित शक्ति आसानी से सामने नहीं बची थी। प्लासी ने उन्हें बंगाल की राजनीति में घुसाया था। बक्सर ने उन्हें उत्तर भारत की सत्ता और धन पर निर्णायक पकड़ दे दी। साल 1765 में एक संधि हुई। रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल बादशाह से बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लगान वसूलने के अधिकार हासिल कर लिए। इसका मतलब साफ था, अब इन क्षेत्रों से कर वसूलने का अधिकार उस व्यापारिक दल के पास था। यह उनकी सबसे बड़ी आर्थिक जीत थी। अब उन्हें अपने देश से धन लाने की जरूरत नहीं थी। वे भारतीयों से ही कर वसूलते थे और उसी पैसे से भारतीय सामान खरीदते थे, फिर वही सामान बाहर ले जाकर ऊंचे दामों पर बेचते थे। यानी भारत की मेहनत भी उनकी थी, भारत का पैसा भी उनका था और मुनाफा भी उन्हीं के खाते में जा रहा था। यह ऐसा आर्थिक चक्र था जिसमें भारत हर दिन गरीब होता जा रहा था और वे हर दिन अमीर होते जा रहे थे। रॉबर्ट क्लाइव ने दोहरे शासन की व्यवस्था लागू की। कर वसूलने और धन रखने की शक्ति उनके पास थी, लेकिन प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब के नाम पर छोड़ दी गई। नवाब के पास जिम्मेदारी थी पर पैसा नहीं था। उनके पास पैसा था पर जवाबदेही नहीं थी। इस व्यवस्था में बदनामी नवाब को मिलती थी और मलाई विदेशी खाते थे। यही वह शासन था जिसने बंगाल की संपत्ति को अंदर से खोखला करना शुरू कर दिया। अब व्यापार की आड़ पूरी तरह हट चुकी थी। लूट को व्यवस्था का रूप दे दिया गया था। इस दोहरे शासन का परिणाम बहुत भयानक निकला। बंगाल की असली शक्ति उनके हाथ